पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। धान की लंबी अवधि वाली प्रजातियों के वैज्ञानिक तकनीक से रोपाई, बीज उपचार करने की तकनीक एवं उसके लाभ, बरसात में मुर्गियों में लगने वाली फफूंदी जनित बीमारियों और उसका निदान, खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत धान की खेती हमारे प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर की जाती है। और जैसा कि कुछ किसान भाई इसकी खेती रोपाई विधि से करते हैं, परंतु अक्सर देखने में आता है कि हमारे किसान भाई इसकी रोपाई के समय कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी बातों का ध्यान नहीं रख पाते, जिसके चलते पौधे कमजोर ही रह जाते हैं और किसान को कम उपज से ही संतुष्ट होना पड़ता है। तो इस तरह की समस्या से निजात पाने के लिए हमारे किसान भाई इसकी रोपाई करते समय कौन कौन से महत्वपूर्ण बातों को अमल में लाए, इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आपके समक्ष मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक सिंह। जैसा कि किसान भाई देख रहे होंगे, ये नर्सरी की जो रोपाई का समय इस समय चल रहा है। तो किसान भाई रोपाई से पूर्व मैं कुछ बातें करना चाहूँगा। जो प्रजातियां हैं मुख्य रूप से बासमती की पूसा 1121 है, पूसा सुगंधा 2 है, पूसा सुगंधा 3 है, पूसा सुगंधा 4 है, पूसा सुगंधा 5 है और पूसा बासमती 1 है और पूसा इम्प्रूव्ड वैरायटी है जिसका नंबर 1460 है। इन प्रजातियों की किसान भाइयों ने नर्सरी डाल रखी होगी। इसके अलावा जो कुछ प्रजातियां जो कि हाइब्रिड में PRS 10 है, किसान भाइयों ने डाल रखी होगी। इसके अलावा जिसमें कि जो हाइब्रिड प्रजातियां हैं उनमें एराइच 6444 है और DRH 775 है डाल। इसके अलावा मोटे में NDR 359 है जो कि नरेंद्र धान 359 है और इसके अलावा पंथ धान 4 है, पंथ धान 10 है, पंथ धान 12 है। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई के साधन हैं, उन्होंने लंबी अवधि और मध्यम अवधि में तैयार होने वाली धान की प्रजातियों की नर्सरी डाली होगी जो कि रोपाई के लिए तैयार हो गई होगी। वहीं कम अवधि वाली प्रजातियां जो कि 90 से 110 दिन में तैयार होती हैं, जिनकी नर्सरी में बुआई जून के दूसरे पखवाड़े से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक होती है, उनकी रोपाई 15 जुलाई के बाद करें। किसान भाइयों, आप जब भी रोपाई करें, फसल से आशातीत उपज के लिए इन तकनीकी बातों पर अवश्य अमल करें। किसान भाइयों, इसके बाद बात आती है कि खेत की जो तैयारी की बात है। किसान भाइयों को रोपाई पूर्व खेत की अच्छी तरीके से, जिन किसान भाइयों ने खेत में हरी खाद के रूप में ढैंचा या सनई का प्रयोग किया है, उनको अलग से खाद और उर्वरक का प्रबंधन करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं खाद और उर्वरक प्रबंधन से बात करूंगा। खेत की जो तैयारी है, जब रोपाई से पूर्व ढैंचा की बुआई की थी, ढैंचा को कम से कम एक जुताई पलटाई 40 दिन पर पलटाई हो जानी चाहिए और उसके बाद उसमें कम से कम 3-4 दिन अगर समय है छोड़ देना चाहिए। उसके बाद पानी भर करके खेत की जो लेव लगाना चाहिए।
किसान भाइयों, और जो बाकी जो बगैर जो हरी खाद की जो तैयारी है उसको 2-3 जुताइयाँ करके अच्छी तरीके से लेप लगा करके खेत को रोपाई पूर्व तैयार कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, अब खाद और उर्वरक की बात करेंगे। किसान भाइयों, जहाँ तक खाद उर्वरक की बात है, अगर जिन किसान भाइयों ने ढैंचा या सनई का प्रयोग किया है उनको लगभग जो 30 से 35% नाइट्रोजन की बचत कर लेनी चाहिए। तो अगर ढैंचा है तो उस दशा में जो नाइट्रोजन की मात्रा होगी, बासमती के दशा में मैं बात करना चाहूँगा, अगर बासमती की प्रजातियाँ रोपाई करने जा रहे हैं तो उसमें लगभग 70 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाइयों को बुआई के समय डालना है, जिसमें कि नाइट्रोजन की जो मात्रा है 1/3 मात्रा रोपाई के समय देनी है, बाकी दो मात्राएं बाद में 2 बार में किसान भाइयों को देनी है। और किसान भाइयों, जहां तक जिन्होंने हरी खाद के रूप में नहीं लिया है तो उस दशा में जो मात्रा होगी किसान भाइयों, नाइट्रोजन की मात्रा जो प्रति हेक्टेयर होगी उसमें 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की मात्रा देते हैं, 100 किलोग्राम तक, और 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से बासमती में देते हैं। इसी तरह से किसान भाइयों, जो सामान्य प्रजातियां हैं या हाइब्रिड प्रजातियां हैं उनकी बात करेंगे। उसमें कितना बासमती में हमेशा किसान भाइयों को अंतर रखना चाहिए खाद में, कि बासमती की प्रजातियों की अगर रोपाई कर रहे हैं किसान भाई तो बासमती में खाद की मात्रा कम देनी चाहिए, और जो हाइब्रिड है उसमें सामान्य में थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा देनी चाहिए। तो सामान्य हाइब्रिड में जो मात्रा रहेगी किसान भाइयों, 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी है और 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से जो रोपाई करते समय देनी है। इसमें नाइट्रोजन की जो 1/3 मात्रा जो होती है नाइट्रोजन की रोपाई करते समय दे दें, बाकी 2 बार में मात्रा आगे चल करके देनी होती है किसान भाइयों को। तो किसान भाइयों को जो रोपाई है, जो किसान भाइयों को थोड़ा सा पौध उखाड़ते समय और मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, हमेशा ही किसान भाई ध्यान रखें कि पानी भरकर ही पौध को उखाड़ें, क्योंकि पानी उखाड़ने से कई फायदे होते हैं। एक तो जो पौध आसानी से उखड़ जाती है, दूसरी चीज़ एक समस्या बकानी रोग के रूप में आगे जो आती है वो समस्या से काफ़ी हद तक निजात मिल जाता है जब हम फ्लड कंडीशन में या जो पानी भर के उखाड़ते हैं उस समय। और किसान भाइयों, जब पौध उखाड़ लें उस समय जो दूरी है, लाइन से लाइन की दूरी 20 × 15 सेंटीमीटर की दूरी पर जो पौधों की रोपाई करनी चाहिए, और जो एक जगह पौधों की जो मात्रा है कम से कम 2 पौधे जरूर एक जगह, 2 पौधों की संख्या एक जगह लगानी चाहिए। और इसके बाद किसान भाइयों, और पौधे कोशिश करें सीधे खड़े होने चाहिए, ये नहीं कि जल्दी में लगा दिया और कुछ पौधों के ऊपर रह गए, थोड़ा सा ज़मीन के अंदर लेते हुए रोपाई करनी चाहिए किसान भाइयों। इसके बाद बात आती है कि खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या करें। जो रोपाई किसान भाइयों हो रही है उस समय जो खरपतवार नियंत्रण की अगर शुरू में बात करें, 3 दिन के अंदर, रोपाई के 3 दिन के अंदर ब्यूटाक्लोर जो मात्रा है उसकी 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 2 से 3 सेंटीमीटर पानी भरे रहते हुए डाल देना चाहिए, जिससे कि जो खरपतवार हैं वो आगे ना आ पाएँ। इसके बाद किसान भाइयों 30 दिन, रोपाई के लगभग 30 से 35 दिन पर किसान भाइयों को एक दवा आती है बिस्पायरीबैक सोडियम, जो कि नोविनो गोल्ड के नाम से है, स्प्रे कर दें किसान भाइयों। तो जो खरपतवार हैं इसके बाद आए वो खरपतवारों की संख्या कम हो जाती है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आप लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। खरीफ मौसम
प्रारंभ होने वाला है और हमारे प्रदेश के किसान भाई खरीफ फसलों की बुआई हेतु खेतों की तैयारी कर रहे होंगे। ऐसे में किसानों को बुआई से पहले बीजों का उपचार करना बेहद जरूरी होता है, अन्यथा ऐसा ना करने पर बीजों के अंकुरण के बाद फसलों पर बीज जनित रोगों के प्रकोप की वजह से पैदावार में भारी गिरावट देखने को मिलती है। तो खरीफ फसलों की बुआई से पूर्व बीजों का उपचार किस तरह से करना है तथा इसके लाभ कौन कौन से हैं, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर दिवेश कुमार। किसान भाई, अभी खरीफ धान का तैयारी किसान जोर शोर से करना शुरू कर दिए हैं। इसके लिए बीज स्थली की तैयारी किसान कर रहे हैं और कर चुके हैं। इस समय खरीफ धान की बुआई के पूर्व बीज उपचार का महत्व सर्वोपरि है। किसान भाई, एक चीज आप ध्यान में रखें कि बीज उपचार कई विधि से किया जाता है, सूखा विधि से और गीला विधि से। सूखा विधि से किसान भाई यदि आप उपचार करते हैं तो 1 किलो बीज पर 2 ग्राम आप फंजीसाइड जैसे बेविस्टिन हुआ या फिर एग्रोशान जीएन हुआ इत्यादि कई ऐसे फफूंदनाशी हैं, उससे आपको करना है। लेकिन गीला विधि यदि आप अपनाते हैं तो 1 लीटर पानी में 1 से 1.5 ग्राम आपको फफूंदनाशी देना पड़ेगा। उसका घोल बनाकर फिर उसमें बीज को आधा घंटा के लिए डुबा देते हैं, फिर निकालकर फिर छांव में पसारते हैं और उसके बाद फिर उपचार कर बुआई करते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा धान के बीजों को आप एजोस्पिलियम एवं एजोटोबैक्टर कल्चर से भी उपचारित कर सकते हैं। इसके लिए कल्चर की 5 ग्राम लेकर प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। इस कल्चर से मक्का, धान, गेहूं, बाजरा और ज्वार के बीज को भी उपचारित कर सकते हैं। और हाथ में ग्लव्स पहनकर, पॉली ग्लव्स, पॉलीथीन का ग्लव्स मिलता है, उसको पहनकर एकदम पूरा अच्छा से उस पर एक कोट चढ़ा दें या उसको मिला दें। फिर उसको आधा घंटा पौने घंटा छोड़कर फिर उसमें ये ध्यान देने की आवश्यकता है, हल्का सा पानी का फुहार की आवश्यकता होगा। और दूसरा चीज, एक सीड ड्रेसिंग ड्रम होता है। उस सीड ड्रेसिंग ड्रम, उसमें 15 किलो मात्रा एक बार में आप बीज को उपचारित कर सकते हैं। 15 किलो बीज पर 30 ग्राम बेविस्टिन देंगे, उसको देकर उसको हम उपचारित करते हैं। उसके बाद हम उसको बुआई करते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि कल के अन्नदाता प्रोग्राम में आपने वर्षा ऋतु में मुर्गियों में लगने वाली प्रमुख बीमारियों के बारे में जाना और आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मुर्गियों में होने वाली फफूंद जनित बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मुर्गियों में फफूंद जनित बीमारियां कौन कौन सी हैं और इनसे आप मुर्गियों को कैसे बचाएं, इन सभी पहलुओं पर संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर SK शुक्ला से। मुर्गियों में या कुक्कुटों में फफूंद जनित रोग या फफूंद से होने वाले रोग फैलते हैं। बारिश के दिनों में ये रोग तीव्रता से फैलते हैं। जो किसान भाई मुर्गी पाल रहे हैं वो बारिश के मौसम में अपने पक्षियों को फफूंद जनित रोगों से बचाएं। फफूंद जनित रोग में पहला है एस्परजिलोसिस, या इसको हम ब्रूडर निमोनिया कहते हैं या माइकोसिस कहते हैं। इनमें से जो भी रोग हो रहा है ये आमतौर पर 1 सप्ताह से 2 सप्ताह की आयु के चूजों में बहुत होता है, क्योंकि इस समय नमी की अधिकता होती है और जो बिछावन किसान भाई प्रयुक्त करते हैं, जैसे धान की भूसी है या लकड़ी का बुरादा है, तो लकड़ी के बुरादे में फफूंद जो है ज़्यादा रहती है। कई बार ये रोग हेचरी से भी आ जाता है। यदि हेचरी में जहाँ पे अंडों से चूजे निकाले जाते हैं वहाँ पर यदि नमी ज़्यादा है तो इस रोग के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। वर्षा ऋतु में मुर्गियों में लगने वाली फफूंदी जनित रोगों में ब्रूडर निमोनिया एक घातक बीमारी है। इस रोग का प्रकोप अधिकांशतः मुर्गियों के छोटे चूजों में देखने को मिलता है। इस रोग से ग्रसित चूजों की पहचान कर यदि वक्त से मुर्गी पालक भाई उनका उपचार नहीं करते हैं तो उनके मरने की संभावना बढ़ जाती है।
इसीलिए इस तरह की घातक बीमारी से चूजों को निजात दिलाने के लिए मुर्गी पालक भाई कौन कौन से उपायों को करें, आइए जानते हैं। जो रोगग्रस्त पक्षी हैं उनको सांस लेने में परेशानी होगी, वो चोंच खोल करके गर्दन लंबी करके सांस लेंगे और जो ऐसे पक्षी सांस ले रहे हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब मर जाएंगे तो उनका 100 परीक्षण आप पास के पशु चिकित्सा अधिकारी से अवश्य करा लें। वैसे आमतौर पे होता क्या है, ये पक्षी जब सांस लेने में परेशानी होती है तो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं, दाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं और फिर मर जाते हैं। ये रोग बड़ी मुर्गियों में बहुत कम होता है। इसके उपचार के लिए कॉपर सल्फेट का घोल हम पिलाते हैं, 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिला करके पिला सकते हैं, या कॉपर सल्फेट जिसको हम नीला तोता कहते हैं, ये दाने में 50 ग्राम प्रति 100 किलोग्राम के हिसाब से मिला करके 1 सप्ताह तक खिलाएं तो इस रोग के फैलने की संभावना कम हो जाती है, या जो रोग ग्रसित पक्षी हैं वो ठीक हो जाते हैं। एक देसी फार्मूला भी है जिसमें कॉपर सल्फेट या नीला तोता 250 ग्राम, जो सिरका है नेचुरल विनेगर जिसको हम कहते हैं, जैसे गन्ने का सिरका है, जामुन का सिरका है, 350 मिलीलीटर ले लें और 1 लीटर पानी ले लें। इन तीनों चीज़ों को मिला करके मिट्टी के बर्तन में उबालें और उबाल करके ठंडा कर लें और इस घोल का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से दिन में 1 बार पिलाएं और ये 5 से 6 दिनों तक पिलाएंगे। यदि किसान भाई इस घोल को पिलाएंगे तो एस्परजिलोसिस या ब्रूडर निमोनिया से चूजे ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा एफ्लाटॉक्सिकोसिस करके एक है जो फफूंद से होता है। मक्का यदि ढंग से स्टोर नहीं की जाती है तो उसमें फफूंद लग जाती है, जिसकी वजह से मुर्गियों में फफूंद जनित रोग एक है, एफ्लाटॉक्सिकोसिस या टॉक्सिन प्रोड्यूस हो जाती है। ये जो टॉक्सिन है, ये जो पॉइजन है, ये लीवर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और इससे क्या होता है, बच्चे छोटे रह जाते हैं, वजन कम हो जाता है और धीरे धीरे पक्षी सुस्त होकर के मरते हैं। यदि रोग की तीव्रता है तो पक्षी मरते हैं, यदि तीव्रता नहीं है तो उनका वजन केवल कम होता रहता है, अंडा उत्पादन कम होता रहता है। तो किसान भाई अगर इस रोग से बचाव चाहते हैं तो बरसात के दिनों में अपने दाने में वो हिपेटो केयर या कोई भी टॉक्सिन बाइंडर 100 से 200 ग्राम प्रति 100 किलोग्राम के हिसाब से लगातार मिलाएं तो इस रोग के फैलने की संभावना बहुत कम होगी और इससे किसान भाइयों को फायदा होगा, अंडा उत्पादन बढ़ेगा, ब्रायलरों का वजन बढ़ेगा और इससे किसान भाइयों को आर्थिक लाभ होगा। अब बात करते हैं बरसात में मुर्गियों के प्रबंधन की, क्योंकि यदि हमारे मुर्गी पालक भाई वर्षा ऋतु में अपनी मुर्गियों की सही तरह से देखरेख और प्रबंधन करते हैं तो उनकी मुर्गियां कई तरह के घातक रोगों की चपेट में आने से बच सकती हैं। इसीलिए मुर्गी पालक भाई वर्षा ऋतु में किस तरह से करें अपनी मुर्गियों की देखरेख और प्रबंधन, आइए जानते हैं। जो किसान भाई मुर्गियां पाल रहे हैं वो बारिश के मौसम में एक तो बिछावन को गीला ना होने दें। जहां पर बिछावन गीला हो जाता है वहां से गीला बिछावन हटा करके वहां सूखा बिछावन डाल दें। साथ में चूना, जो बुझा हुआ चूना होता है, वो करीब 1000 वर्ग फुट में 2 किलोग्राम चूना छिड़काव करना चाहिए और बिछावन में पलटाई करनी चाहिए। इसी तरीके से बिछावन की पलटाई भी दिन में 1 बार जरूरी है। अगर बिछावन की पलटाई नहीं करेंगे तो वो जम जाएगा और जमने से वो उसमें कीचड़ पैदा हो जाएगा। तो इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि बारिश के मौसम में बिछावन की प्रतिदिन पलटाई करें और बारिश के दिनों में जिस तरफ से हवा से पानी अंदर आ रहा है उधर पर्दे का इस्तेमाल करें और जैसे ही बारिश बंद हो जाती है तो पर्दे खोल दें। बारिश का पानी कुक्कुट गृह के अंदर ना आने दें। अगर इस तरीके से किसान भाई अपनी मुर्गियों को पालेंगे तो बारिश से उनका बचाव हो जाएगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर।
हमारे प्रदेश में बरसात की सब्जियों में भिंडी की खेती बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है, लेकिन प्रायः देखा जाता है कि अधिकतर किसान इसकी बुआई से लेकर फसल प्रबंधन तक कुछ ना कुछ कमियां कर देते हैं, जैसे कि लोकल और पुराने बीजों का चुनाव, खेतों में गलत तरीके से बुआई और असंतुलित मात्रा में खाद उर्वरकों का प्रयोग इत्यादि, जिसके फलस्वरूप बीजों का कम जमाव, फसल की कम बढ़वार, कीट रोगों का प्रकोप इत्यादि समस्याओं के कारण उन्हें प्रति एकड़ कम उपज की प्राप्ति होती है। अतः हमारे जो किसान बरसात में भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो वो कौन से किस्म का चयन करें तथा इसकी खेती की वैज्ञानिक तकनीक क्या है, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. वर्मा। ऐसा है कि किसान भाई आप देख रहे हैं कि अभी हमारी जो फसल है भिंडी को वैसे देखा जाए तो हमको वर्ष में 2 बार लगाने का सबसे उपयुक्त समय पाया जाता है। एक रहता है हमारा गर्मी के मौसम में और दूसरा होता है बरसात के मौसम में। तो जैसे किसान भाई अभी बरसात के मौसम आने वाला है, शुरुआत होने वाली है, तो ऐसी स्थिति में आप भिंडी की अभी अच्छी तरीके से फसल ले सकते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि किसान भाई जो समय होता है इसका जून जुलाई में रहता है समय। तो इसके लिए बहुत सारी किसान भाई किस्म आ गई है, जो संकर किस्म भी आती है और जो अपनी ओपन खुले परागण वाली जो किस्म आती है उसका भी चयन कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे व्यावसायिक रूप से किसान भाई लोग लगाते हैं, पंजाब पद्मनी एक है, परभनी क्रांति है, पूसा मखमली है, ये ऐसे वैरायटी हैं कि बहुत अच्छी है, इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा आता है। तो किसान भाई अगर हम इस किस्मों का अगर चयन करते हैं, अर्का नामिका है, ये भी बहुत अच्छी किस्म है जो कि संकर किस्म है, अगर इसको भी हम चुनाव करके अगर लगाते हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन हमको मिलता है। किसान भाइयों, अभी आपने भिंडी की उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। इसके अलावा भिंडी की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप खेत की तैयारी एवं खाद और उर्वरक प्रबंधन किस तरह से करें, आइए जानते हैं। तो इसके लिए आप खेत की अच्छी तरीके से तैयारी कर लिए। खेत में कम से कम आप 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद की मात्रा को खेत में डालें और मिला लें अच्छे से। और उसके बाद उसमें देसी हल से या कल्टीवेटर के ट्रैक्टर से जुताई करके 3 से 4 बार, और उसके बाद किसान खेत को समतल कर ले अच्छी तरीके से। किसान भाई इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि हम बरसात में अगर भिंडी की फसल ले रहे हैं तो पानी का निकास अच्छी तरीके से होना चाहिए, पानी खेत में जमा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इससे पे विपरीत प्रभाव पड़ता है उसकी उपज पर। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। अब किसान भाई बात आती है कि आप खाद और उर्वरक को किस मात्रा से दें। तो यूरिया और फास्फोरस और पोटास की बात करते हैं तो जो नाइट्रोजन जो होता है किसान भाई, उसको कम से कम 80 से 120 किलोग्राम डालना नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस को 80 किलोग्राम और 80 से 90 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर। नाइट्रोजन जो रहेगा किसान भाई उसको आधी मात्रा में जब बीज की बुवाई कर रहे हैं आप उस समय डालेंगे। फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा को किसान भाई जब बीज की बुवाई कर रहे हैं उस समय डालेंगे। और जो आधी मात्रा बच जाएगी नाइट्रोजन की, उसको आप कम से कम 25 से 30 दिन बाद फिर से उसको आप टॉप ड्रेसिंग के रूप में यूरिया को देंगे। अभी आपने भिंडी की उन्नतशील किस्में, भूमि का चयन तथा तैयारी और खाद उर्वरक प्रबंधन के बारे में जानकारी ली। अब आइए जानते हैं कि भिंडी की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा, बीजोपचार तथा भिंडी की वैज्ञानिक तकनीक से बुवाई के बारे में। इसके साथ साथ किसान भाई अब लगाने की बात आती है कि कितना बीज की दर लगती है। तो किसान भाई आप देखेंगे कि भिंडी है तो भिंडी जो बरसात के मौसम में रहता है वो 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका बीज दर लगता है। तो किसान भाई जब हम लगाने जा रहे हैं भिंडी की फसल को तो उसके बीज का जरूर उपचार करें। बीज का उपचार करने के लिए फफूंदनाशक दवा जो बाजार में उपलब्ध होते हैं जैसे डायथेन 45 है, बाविस्टिन है, इसको कम से कम 5 ग्राम 1 किलो बीज में इसको मिलाकर अगर इसको उपचारित करके हम खेत में लगाते हैं तो इससे जो भूमि में जो जनित रोग हैं उससे हम उसकी रोकथाम कर सकते हैं। मादा के ऐसा है कि किसान भाई अगर आप मादा कम से कम जमीन से अगर 8 से 10 सेंटीमीटर अगर ऊंचा बनाते हैं तो ये और अच्छी बात रहेगी कि पानी और अच्छी तरीके से बाहर निकल जाएगा। दूसरी किसान भाई इसकी दूरी का विशेष चीज से आप ध्यान रखेंगे कि कितने अंतराल में लगाना है। ऐसी स्थिति में किसान भाई जो कतार से कतार की दूरी रहेगी वो 60 सेंटीमीटर रहेगी और जो सीट की जो दूरी रहेगी वो 20 से 25 सेंटीमीटर की रहेगी। तो इस तरीके से किसान भाई आपको दूरी को निर्धारित करते हुए अगर आप लगाते हैं तो काफी अच्छा इसका उत्पादन आपको मिलेगा। भिंडी की फसल के साथ कई तरह के खरपतवार भी उगाते हैं जो कि फसल की बढ़वार में तो बाधा उत्पन्न करते ही हैं, साथ ही साथ कीट व रोगों को भी बढ़ावा देते हैं। इसलिए आप इन खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं।
किसान भाई इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि जब हम बरसात में भिंडी की फसल लगते हैं तो उसमें बहुत सारे उसमें आप देखेंगे खरपतवार भी आने लग जाते हैं। तो खरपतवार का नियंत्रण करने के लिए किसान भाई, अगर आपने पहले ही बीज की बुआई नहीं किया तो इससे पहले आप वीडीसाइड ग्लाइसेल का स्प्रे करके उसको रोकथाम कर सकते हैं, या उसके बाद में अगर किसान भाई खरपतवार निकलते हैं तो 2-3 बार उसमें हाथ से निदाई गुड़ाई करके भी उसको खरपतवार को निकाला जा सकता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है अम्बेडकर नगर के कृषक वृंदावन भारती ने। यह हरे चारे द्वारा दुधारू पशुओं में होने वाली विषाक्तता के उपचार के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो वृंदावन भारती जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। हरे चारा, जब पानी वगैरह की कमी हो जाती है तो हरा चारा में विषाक्तता हो जाती है, जिससे पशु खाता है तो उसे बीमारी होती है। इस बीमारी को साइनाइड पॉइजनिंग कहते हैं। हरे चारे में साइनाइड पॉइजनिंग होती है। इससे कभी कभी चारा खा करके ब्लोटिंग होती है, अफरा हो जाता है, कभी कभी पशु मर जाता है। विषाक्तता इस समय बोई जाने वाली किसी भी हरे चारे वाली फसल में हो सकती है। आपने देखा होगा कि ज्वार, बाजरा या अन्य जो भी चारा वाली फसलें हैं पानी की कमी से मुरझा जाती हैं। और यही फसल यदि आप काटकर अपने पशुओं को खिला देंगे तो इसका विषैला प्रभाव पशु पर देखने को मिलता है, जो कि घातक होता है। यदि आपका पशु विषाक्तता से प्रभावित हो गया है तो आप क्या करें? तो इसका भी इलाज हमारे यहाँ संभव है, किसी पशु चिकित्सक से सलाह लेकर करके। और सोडियम थायोसल्फेट आता है, हम लोग इंट्रावेनस देते हैं और पशुओं को ठीक कर लेते हैं। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि जब चारा खिलाएं तो उसे धुल करके खिलाएं और ये कोशिश करें कि उस चारे की खेती खूब पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, पानी की कमी न होने पाए चारा में, नहीं तो ये साइनाइड पॉइजनिंग का केस होता है, जिससे पशु कभी कभी मर भी जाता है। खेतों की सिंचाई करना चाहिए और उनको धुलाई करके खिलाना चाहिए, चारा काट करके खिलाना चाहिए। और उसके साथ पशुओं में ब्लोटिंग वगैरह की दवा, डाइजेस्टेंट मेडिसिन आती हैं, तमाम आती हैं, र्यूमेन बोलस वगैरह आता है, एनोरेक्सिया आता है, बोलस आता है, इनको साथ में देने से फिर ये बीमारी नहीं हो पाती है। इसके अलावा खेत में उचित नमी की दशा में चारे की कटाई करें। कटाई सुबह के समय करें और पशुपालक भाई अपने पशुओं को बासी चारा न खिलाएं। आप हरे चारे वाली फसलों में 4 से 5 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। लाभ का दायरा बढ़ाने के लिए किसान कैसे करें मछली सह बतख पालन।
अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु सुगंधित गुलाब की खेती पर जानकारी। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।